प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम एक खुसूसी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामशक्कत सुनाई है साइफर केस में। साइफर वो केस है कि आपको याद होगा कि 7 मार्च 2022 को खबरों के मुताबिक उस वक़्त के एम्बेसडर जो पाकिस्तान के वाशिंगटन में तैनात थे असद मजीद साहब, उन्होंने एक खुफिया मरासला फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा और उसमें उन्होंने अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया कि जो अमरीकी वजारत ख़ारजा के एक आला अहदेदार से उनकी हुई थी। और उस साइफर को फिर 27 टू बी एग्जैक्ट 27 मार्च 2022 को बानी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में एक जलसे के दौरान लहराया और कहा कि उस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद आई है ये एक साजिश के तहत आई है और इसमें अमरीका, पाकिस्तान के इदारे और न जाने कौन कौन इसमें मुलव्वस है। इस पर तो खैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, लेकिन बाद में उन पर केस बना कि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है और एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को उन्होंने पब्लिक किया है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि उनके जब वो वजीर आजम थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के दरमियान एक गुफ्तगू हुई जो कि लीक हो गई और उस गुफ्तगू के मुताबिक दोनों जो हजरात हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने इसको सियासी इशू बनाना है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, इसका लुब्बे लुबाव ये है। और उसके बाद जब केस चला उस पर काफ़ी लेदे हुई, आर्गूमेंट्स हुए और तकरीबन 25 से ज़्यादा गवाहान पेश किए प्रोसिक्यूशन ने और उसके बाद आज ये सज़ा सुनाई है 10-10 साल की। इस सज़ा के बाद और उससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी और बानी तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने का तो कोई इम्कान नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही दरवाज़ा इसका बंद हो चुका है। अगरचे तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला है। एक बात जो अक्सर हम करते हैं वो ये कि अदालत जो भी फैसला सुनाती है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उसको आप कानून के मुताबिक करार दें या नाइंसाफ़ी से उसको तशबीह दें, इसका वाहिद रास्ता यही है कि अपेलेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको किस पे कोई इतराज़ है तो आप यकीनन इन दो फोरम्स में रुजू कर सकते हैं। और लेकिन जजेस के खिलाफ एक जो मुहिम चला देना, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारना, उनके खिलाफ गालम गलौज करना, ये कोई महज़्ज़ब माशरा आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, चाहे आपका कितना भी ग्रीवेंसेस हो उनके खिलाफ। गुफ्तगू उस पे करते हैं इसके समारात पर और आगे इलेक्शन पे और ख़ास तौर पे जो कानूनी मामलात हैं इस फैसले के बाद वो क्या होंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर खुर्रम हाशमी साहब, सीनियर कानूनदान है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। असनाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, कोर्ट के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब से आगाज़ करता हूँ। पहले तो ये फैसला आया है और अभी तक शायद उन्हें कॉपी नहीं मिली फैसले की ऑफिशियल, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फरमा रहे थे। अब ज़रा कितना वक्त लगता है कि अब ये अपील में जाएंगे फिर आगे होगा, लेकिन ट्रायल कोर्ट जब काम एक कर लेती है तो मतलब बेसिक स्पेड वर्क तो हो जाता है। अब अगली जो अदालतें हैं उनका क्या काम होता है, थोड़ा सा अगर हमें समझा दें। जी सर, बेसिकली जो है ये तो अभी ट्रायल कंक्लूड हुआ है। इसमें आपने देखा होगा कि प्रीवियसली जो है ये पहले बेल का मैटर था, तो बेल की खान साहब की जो बेल थी और शाह महमूद साहब की वो अप टू द सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट की फिर बेल। और वेट करने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी इसको जो है वो ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। तो उसकी बेसिस पे फिर ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में सारा प्रोसेस चलता रहा और वेरियस स्टेजेस पे जो है वो जो एक्यूज थे उन्होंने अपील्स फाइल की हाई कोर्ट के सामने। किसी स्टेज पे उन्होंने कहा कि जी ये इन कैमरा ट्रायल नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे उन्होंने कहा कि वेरियस इश्यूज़ के ऊपर वो अपील करते रहे और उनको रिलीफ मिलती रही। और फिर वो ट्रायल जो है वो नॉर्मल अपनी स्पीड से चलता रहा और एंड पे अभी ये लगा कि ऐसे जैसे कि जो है वो फील वो ये कर रहे हैं कि जो विटनेसेस है शायद उनके अगेंस्ट जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है उन्होंने शायद अपने वकला को कहा कि इसको या तो ड्रैग ऑन करें, इससे टाइम लिया जाए, या पेश होने से शायद इनकार कर दिया क्योंकि वो कोई पेश हो ही नहीं रहा था वकील कुछ दिनों से। और जिसकी बेसिस पे फिर कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि उनको एक डिफेंस जो है स्टेट डिफेंस काउंसिल दी जाए, जिस पे काफ़ी झगड़ा भी हुआ पिछले 2 दिनों में, और वो उनको कंक्लूड करके उसके बाद उनको स्टेटमेंट का भी मौका दिया गया। तो ये मौके उन्होंने जो ट्रायल के जो सारे जो स्टेजेस हैं वो अवेल किए और पूरे किए और उसके बाद ये एक जजमेंट आएगा। अभी जजमेंट किसी ने हमने देखा नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकते कमेंट। बट इसके बाद उनके पास दो स्टेजेस हैं जो कि हाई कोर्ट भी जाएंगे उसके बाद और फिर वो। अच्छा, लेकिन चलें अगर एक बात ये जहन में रखें कि एक साइफर आया और बकौल उनके उस साइफर में ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि इसमें कोई साजिश की गई है उनकी हुकूमत के खिलाफ, और लेकिन फिर जैसे बात हुई, आजम खान साहब का बयान आया, दीगर लोगों ने उस पर गुफ्तगू की, उससे तो लगा कि उन्होंने उसमें ट्विस्टिंग की है कि उस जो भी बयान था या जो भी वो कोडेड मैसेज था उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की कोशिश की अपने मकसद के लिए कि कोई शायद मैं ये बयानिया बनाने में कामयाब हो जाऊँ। जी लगता तो यही है जी, क्योंकि बात यह है कि वो जो डॉक्यूमेंट है साइफर वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है एक मुल्क की
जो है आपके रिलेशनशिप्स जो हैं बाकी दुनिया के साथ वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें क्या था वो आज तक हमें भी नहीं पता। सो क्योंकि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और जनरली वो कोडेड होता है, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, कितनी डिटेल थी और इन्होंने उसको किस तरीके से अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की ठीक। या रॉन्गली यूज़ किया, ये चीज़ें कुछ जो हैं वो एक अभी मुख्तसर clarity सवाल नहीं है। फिर मलिक साहब की तरफ जाता हूँ कि कोई भी हुकूमती अहदेदार है, बैरिस्टर साहब आपसे सवाल है, या वज़ीर आज़म है, वज़ीर है या कोई ब्यूरोक्रेट है, कभी भी आप किसी ऑफिशियल पोजीशन पे ऑफिस में आते हैं तो आप एक हल्फ लेते हैं कि आप जो है वो अपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी उस ऑफिस के तवस्सुत से आप उसको लीक नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, माँ सिवाय जिन चीज़ों की इजाज़त है। वो आपका ये जो हल्फनामा है, ये जो आपका जो आप ये एक ओथ उठाते हैं, ये क्या है? जी जी, आपके आइन में लिखा हुआ है और वो ये है कि आपने जो भी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं या सीक्रेट्स हैं और आपके अपने पर्सनल मामला जो हैं उसके अंदर नहीं आने देंगे। आप गौर से अगर देखेंगे उसकी वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और वो आप जिस वक्त वज़ीर आज़म का या वज़ीर का हल्फ उठाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी से आती हैं। तो बिल्कुल वायलेशन ऑफ ओथ है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ जो विच जिससे आप बाउंड हैं। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप इस तरह, ऑब्वियसली ये लग रहा यही था कि पॉलिटिकल उसकी जो माइलेज थी वो लेनी थी, ठीक। जिसकी वजह से हो गया। शायद हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन वो ये कि गलती जो है वो Very right. क्रिमिनलिटी में चली गई है जी। हसनात मलिक साहब, अब यकीनन एक फ़ैसला एक शख्स का होगा या एक शख्स का नहीं होगा, लेकिन कभी भी कोई वज़ीर आज़म अपने मनसब पे बैठता है तो उसके साथ पूरी एक टीम होती है, काबीना है, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दीगर उनके एडवाइज़र्स हैं कि जो यकीनन उनसे मशवरा करते होंगे, किचन कैबिनेट होती है सो कॉल्ड। तो किसी शख्स ने तो उन्हें बताया होगा कि जी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, आप ये ना करें कि ये मुल्क का मामला है, दो तरफा ताल्लुकात का मामला है और हम पर कौन एतबार करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला किया और आगे गए। ऐसा अब क्यों? ये नहीं मालूम कि उन्होंने उस वक्त के अपने जो लॉ मिनिस्टर थे उनसे ये एडवाइस ली, अटॉर्नी जनरल से ली, क्योंकि अगर जो इस वक्त जिस तरीके से ये साइफर को पब्लिक किया गया, ये लॉ मिनिस्टर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उनको ऐसी ओपिनियन देता कि आप कर दें ये बात। और उस वक्त गलबन लॉ मिनिस्टर भी डॉक्टर फ़रूक नसीम थे, वो बड़े इस मामले में बड़े मोहतात रहते थे, तो वो इस किस्म की एडवाइस। अब ये फैसला जो किया गया है पोलिटिकली उसका में भी फ़ायदा हो, लेकिन जो है वो ये चीज़ें जो बाद में इतनी हमाकतें हुई और इस चीज़ें उस नए तक पहुंच गई कि फिर जो है फैसला किया गया कि इस केस को चलाया जाए। ठीक, एक अब सेकंड इस केस में जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा सिर्फ। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान का ज्वाइन करने का। गुफ्तगू कर रहे थे आज ये साइफर केस का जो फैसला आया और 10-10 साल कैद बा मुशक्कत हुई बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब को। क्वेश्चन इज दिस के किसी भी ऑफिशियल सीक्रेट को लीक करना क्या मुमकिन है, इवन कि अगर उसकी काबीना भी इजाजत दे जाए, जैसे उन्होंने दावा किया था अपने बयानात में? देखें, ये जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इसके उस पर मैं फिलहाल कमेंट नहीं करूंगा और उसकी वजह यह है कि फैसला भी आया नहीं है। मैं सुबह से इंतजार में था फैसले के। मुझे बहुत से चैनल से फोन भी आए तो मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो फैसला व्हाट्सएप कर दें। जी, अगर आपको मिल गया फैसला तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दें तो डेफिनेटली मैं उस पर कमेंट। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा सवाल फैसले पे नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जब आप वजीर आजम या मिनिस्टर का हल्फ उठाते हैं तो आप ये कसम खाते हैं कि आप कभी भी इस ओहदे के तवस्सुत से जो मालूमात मिलनी है उसको आप लीक नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे ज़ाती फ़ायदे के लिए, मासवाए जिसकी चीज़ की इजाज़त है। तो काबीना की मीटिंग होती है और काबीना में कहा जाता है जी हम अलाउ करते हैं जी इसको आप ओपन कर दें। क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है या नहीं? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है इसमें देखने वाली कि ये साइफर जो था इसको इन्होंने लहराया था, इसको इस्तेमाल क्या कर रहे थे, इससे ये करना क्या चाह रहे थे। इससे इन्होंने ये किया कि इससे इन्होंने कौमी असेंबली को तोड़ा, इससे इन्होंने नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग रोक दी। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस साइफर के जरिए की गई हैं। आया ये वाले सारे एस्पेक्ट्स में इस फैसले में उनका जिक्र है कि नहीं है, मुझे हरगिज इसका पता नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीजें इसलिए की गई थी कि आप आइन का जो एक रास्ता है जो कि आईनी तरीका है नो कॉन्फिडेंस लाने का, उसको रोकते हैं और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी को मुसल्लत करें, तो ये मुतरादिफ है कि आपने आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन जहां तक मुझे पता है इस तरह का तो कोई केस सीजन एक्ट के नीचे तो कोई बनाया नहीं गया खिलाफ। अब जो केस बनाया गया है वो सिर्फ साइफर की हद तक है। उसके बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके बारे में अभी तक कोई फैसला जो है लिखा हुआ नहीं आया, तो जब तक वो नहीं आएगा मैं उस पर ऑब्वियसली कमेंट करने के काबिल नहीं हूँ।
अलबत्ता इसके जो सियासी मुहर्रकात हैं उस पर अगर आप मुझे कहेंगे तो उस पर मैं बिल्कुल कमेंट करूँ। लेकिन सियासी मुहर्रकात सर क्या होने हैं कि इलेक्शन तो अब वो दोनों हजरात जो हैं वो नहीं लड़ सकेंगे, पहले भी नहीं लड़ सकते थे, तो अब आगे उनके पास दो रास्ते मतलब दो फोरम्स मौजूद हैं एपेलेट के, अगर वो उस पर करना चाहें और यकीनन वो करेंगे। आपके ख्याल में ओपन एंड शट केस है ये अगर बादियों नज़र में देखा जाए? देखें इलेक्शन की हद तक अगर आप सारी चीज को देखें तो ये तो कोई अमर इसमें तो नजर ही आ रहा है ना कि वो री इलेक्शन लड़ सकेंगे जब तक के उनका अपील में ये मामला सीधा नहीं होता। जी। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त ये एक पीटीआई के बानी है और दूसरे पीटीआई के बड़े लीडर हैं। तो ये जो पीटीआई का जो इलेक्शन है, इलेक्शन में इसके मुहर्रकात पीटीआई बहसियत एक जमात के वो होंगे, उस तरफ मैंने आपको दिया है कि उस तरफ अगर आप समझते हैं कि कोई बात करनी चाहिए तो वो मैं बिल्कुल आपकी वसात से क्या बात कर सकता हूँ। तो आपके ख्याल में एक आखिरी सवाल पूछूं, आपके ख्याल में आप सियासत को भी बड़ा समझते हैं, क्या असरात इसके आप समझते हैं इलेक्शन में होंगे कि एक जमात के बहुत सीनियर रहनुमा और एक बानी को सज़ा हो गई कि उन्होंने ये वायलेशन की है और बड़ी ग्रॉस वायलेशन की है अपने अपने ऑफिस की, तो क्या जो वोटर है आप समझते हैं कि वो समझेगा कि उनके साथ धोखा हुआ या उनको वर्गलाया गया किसी तरीके से माजी में? देखें कतई नजर इससे कि उनको सजा होनी चाहिए या सजा नहीं होनी चाहिए, जी। कतई नजर स्ट्रिक्ट लीगैलिटी से अगर सियासी उफक पे इसको देखें तो सबसे पहले तो आप टाइमिंग देखें इसका कि इलेक्शन को 8 दिन रह गए हैं और आज फैसला जो है वो आ गया है और अभी तक अपेरेंटली तो फैसला लिखा नहीं गया क्योंकि फैसला अभी तक मंजर आम पे नहीं आया। मैं तो सुबह से इंतजार में था कि व्हाट्सएप पे आ जाता मैं पढ़ लेता। तो वो जो टाइमिंग है उसका जो भी इम्पैक्ट है सियासी उफक पे वो आप खुद अर्ज कर सकते हैं कि एन स्टेज पे आया तो ऑब्वियसली पीटीआई वाले तो कहेंगे कि जी हमें तो इवन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं दिया गया, वो ये कहेंगे। दूसरी बात वो ये कह के कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, वो ये कहेंगे कि जी सिंपैथी विन करेंगे अपने सपोर्टर्स की, और अगर उनके सपोर्टर्स जो थे वो इतने इंथुसियास्टिक नहीं भी थे उनके बारे में तो अब गालिबन वो सिंपैथी वोट भी उधर से उनकी तरफ से मिल सकता है और लोग जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो शायद वोट का आसत करने ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ये पॉसिबिलिटी जो है इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम उनके जो मुखालिफिन है वो वही बात करेंगे जो आपने कही थी कि वो कहेंगे कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला, इन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं बाहर के मुल्कों से खराब किए, इन्होंने पाकिस्तान का आइन जो है उसको पामाल किया। तो ये सारी बातें जो है देखना ये है कि जो अवाम जो उस दिन फैसला देंगे 8 तारीख को सियासी तौर पर वो इस फैसले के सियासी तौर पे हक में होंगे या उसके खिलाफ होंगे। तो ये जो अल्टीमेट वर्डिक्ट जो कि अवाम का वर्डिक्ट है, ये फैसला जो है ये अब हतमी तौर पे सियासी उफक पे जो आने वाला है इसका पता चल जाएगा। वेरी राइट सर, 9 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसनान, एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लें, दूसरा इन्होंने कहा कि उस साइफर लहराने की बुनियाद पर कई काम किए कि अदम एतमाद जब आई उसकी वोटिंग रुकवा दी, उसके बाद असम्बली को तहलील कर दिया जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, और फिर रिसेंटली चीफ जस्टिस साहब ने कोई रिमार्क्स दिया कासिम सूरी साहब के एक मामले में, आपको यकीनन आपके इल्म में होगा। तो अब इस केस के फैसले के बाद क्या वो मामलात भी टेकअप होंगे, ये सवाल है। और उससे पहले आपकी बात। देखिए ये ज़रा डिफरेंट मामला था जब बेल दी गई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस अभी तक कलेक्ट किए गए इसमें इनको सज़ा 2 साल हो सकती है। अभी तक वो एविडेंस नहीं आया जिसमें सज़ा जो है वो सज़ा मौत या 14 साल हो सकती है। अब क्या पता प्रोसिक्यूशन ने कोई नया एविडेंस लिया हो जिसकी बुनियाद पे ये 10 साल सज़ा हुई है। अब 2 साल अगर उनको सज़ा होती तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको बेल बड़ी फौरी मिल जाती। अब 10 साल सज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी बेल भी मिले। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब जब केस आएगा फिर दूसरे तरफ उनको नोटिस जाएगा, इलेक्शन से पहले तो कोई चांसेस हैं ही नहीं। और हम देखते हैं कि इस किस्म के जो केसेस हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, इनमें बेल बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आप देखना है हालात के इर्द गिर्द भी बड़े मैटर करते हैं। सियासी केसेस में जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी बड़ा मैटर करता है। अच्छा, फिर अगेन उसी जो मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा कि एक तो उन्होंने ये काम कर दिया,
अब सज़ा भी हो गई। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दी कासिम सूरी साहब जो डेप्यूटी स्पीकर थे उनकी रूलिंग को, तो आपके ख्याल में मामला इन दोनों हजरात तक ही रुक जाना चाहिए या बाकी लोग जो आलाकार बने, मुहर्रिकात बने, दीगर ऐसे वाक़यात का जो आइन से मुतसादिम थे उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए? ये हुकूमत का काम होगा या अदालतें इसे टेकअप करेंगी? देखिए, अब ये एक जज साहब की ओपिनियन थी कि जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए। पार्लियामेंट इस हवाले से देखे 4 लोगों को, प्राइम मिनिस्टर, सदर का इवन का, और 2 लॉ मिनिस्टर और एक जो थे फंक्शनरी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक जज की ओपिनियन थी, जो है वो बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट ने जो पीडीएम गवर्नमेंट में वो इस तरह नहीं गौर किया, तो अब तो पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। अब ये है कि ये सारा अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद की सूरत नहीं, हाल। आर्टिकल 6 को थोड़ा सा भी छोड़ देना। मैं ये कहता हूं कि एक एज ए डेप्यूटी स्पीकर उन्होंने एक रूलिंग दी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उसी केस में ही मैं कह रहा हूँ, उसी में ही जस्टिस मदर आलम खेल जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इकदाम किया है इसमें आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग होनी चाहिए और पार्लियामेंट इसको देखे, ठीक, इनिशिएट करे। लेकिन पार्लियामेंट ने इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि एक तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी उसमें ये बात नहीं थी। तो अब देखें, ये चीज़ जा भी सकती है, लेकिन बगैर ये लग रहा है कि हालात इलेक्शन के बाद में भी थोड़े डिफरेंट हों कि पार्लियामेंट जो आए वो क्या करे, क्योंकि चीज़ें किस वेरी राइट। बैरिस्टर साहब का क्या ख्याल है इस बारे में कि अगर इस साइफर की बुनियाद पे किसी शख्स ने कोई रूलिंग दी या कोई ऐसा काम किया कि जो कि नहीं करना चाहिए था, अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की, अपने मनसब की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 6 यस या नो वो अलग बात है, लेकिन कोई कार्रवाई होनी चाहिए असूली तौर पर और अगली पार्लियामान को इसको देखना चाहिए या नहीं? सर कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर नहीं करेंगे तो फिर ये रिपीट होता रहेगा मामला। तो कुछ जो है उसको स्टॉप करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। हाउएवर ये जो है वो अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसी की स्वाबदीद होगी। ये तो फेडरल गवर्नमेंट ही जो है इनिशिएट करती है ऐसे मामला। तो जो फेडरल गवर्नमेंट आएगी, क्या वो ये सोचेगी कि ये मामला पिछले खोलने हैं नहीं खोलने, तो ये तो टोटली उन पर डिपेंड करेगा कि वो किस पे चल रहे हैं, किस रास्ते पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा सारा कुछ ये दोबारा जो है सारा कुछ खोल के देखना। मेरे ख्याल है हम एक स्टेप आगे चल पड़े अब, और शायद नई गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो मामला जो है अभी हसनात मलिक साहब ने एक बात की कि अगर उनको 2 साल की सजा होती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी आसानी से उनको बेल मिल सकती थी, लेकिन अब 10 साल की सजा हुई है तो ये बज़ाहिर कहते हैं कि मामला मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये सजा की नौयत पे है कि आला अदालतें आपको बेल देंगी या नहीं देंगी। कोई भी मुलजिम हो जो कि मुजरिम डिक्लेयर हो जाए, सबसे पहली कोशिश होती है कि बेल मिले, उसके बाद फिर मैं अपना केस लड़ूं और रिलीफ हासिल करने की कोशिश करूं। तो अब क्या नजर आ रहा है आपको? जी सर, तो बेसिकली ये होता है कि अपील के अंदर बेल जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, जिसको हम अमूमन नॉर्मली कहते हैं कि जी बेल है। लेकिन बेसिकली तो पहले सस्पेंशन होनी है सेंटेंस की और कन्विक्शन की, ताकि जो है वो बंदा बाहर आ सके जेल से। तो जनरली जो है वो हसन साहब से सही कहा कि अगर शॉर्टर सेंटेंस हो तो ज़रा ईजियर होता है जज के लिए देना उसके अंदर सस्पेंशन करना। लेकिन जहाँ 10 साल का सेंटेंस होए तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको बड़ी गौर से देखना पड़ेगा इससे पहले कि वो इसके अंदर इसको सस्पेंड कर सके सेंटेंस को। तो अब देखते हैं कि जजमेंट आएगा, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट होगा उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। बिकॉज मेरे ख्याल में 25 से ज़्यादा तो विटनेसेस हुए हैं, तो जिनको क्रॉस एग्जामिन किया गया है, उनकी क्या एविडेंस है, क्या रिकॉर्ड पे आया हुआ है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा इससे पहले कि डिसाइड करेंगे कैसे अपील में क्या इनको बेनिफिट मिलेगा। तो जजमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा जी। असनाद साहब, अब ये जो मामला सामने आया और उसके बाद कई बयानात बदले, मुख्तलिफ जो दोनों फरीकैन हैं उन्होंने, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश, जैसे भी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि अवेल करने की कोशिश की, डिलेइंग टैक्टिक्स भी उसमें कुछ हमें नज़र आई बज़ाहिर। लेकिन 25 गवाहान का पेश होना आपके ख्याल में ये एक बड़ी बात है प्रोसिक्यूशन की जानिब से, क्योंकि नॉर्मली इतने गवाहान होते नहीं, उनको इकट्ठा करना, लेके आना, बयान रिकॉर्ड करना, क्रॉस एग्जामिनेशन होना, इट टेक्स टाइम। तो आपके ख्याल में ये एक कामयाबी आप इसको कहेंगे या एक अच्छी उनकी हिकमत अमली कहेंगे प्रोसिक्यूशन की कि वो इतने गवाह पेश करने में कामयाब हुए और फिर फाइनली इसका फैसला हुआ? देखें जी, ये तो अब जजमेंट आएगा तो उसमें देखना होगा कि क्या रीज़न दी गई हैं, और गवाहान अगर रेलेवेंट हों, ये ज़रूरी नहीं कि कितने जो है वो हों, तादाद कितनी हो, रेलेवेंट अगर 3-4 भी हों तो यानी उस पर जो है वो देखती है अदालत। अब ये जो मामला है, मेरा ख्याल है कि ये एक जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक डेटरेंस है कि इस तरह का इक़दाम जो है कि जब आप अपने आप को रियासत से भी अबव समझें, और ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये किया गया है कि आपने नेशनल इंटरेस्ट का मामला, माजी में भी इसी तरह की चीज़ें हुई, जो
सियासी लोगों के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं की। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि मैसेज यही दिया गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट में जिस तरह बताया जा रहा है कि फौरी ये 2 दफ़ा ये मामला सस्पेंड हुआ कि जी ट्रायल जो है वो इन कैमरा क्यों है, ओपन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हुई। अब ये है कि जल्दी ट्रायल किया गया है, जल्दी जो है वो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, अगर कोई और ग्राउंड नहीं है तो, कि जी रात कुछ देर लेट चला, इस ग्राउंड की बुनियाद पे मेरा नहीं ख्याल कि अदालत जो है वो कोई रिलीफ दे पाए दोनों शख्सियात को। लेकिन हाँ, कोई और चीज़ें हैं जिसमें मेलाफाइडी कोई आती है, एट्रीब्यूट होती है, फिर बात है। अब ये बातें कि जी ये लंबा चलाया गया, तो इस तरह माजी में मॉडल कोर्ट भी बने, कत्ल केसेस जो है वो 7 दिनों में डिसाइड हुई है, माजी में ये भी चीज़ें भी हैं हमारे पास। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो वज़ीर आज़म है वो कैप्टन ऑफ द शिप है, उसकी जिम्मेदारी है ऐसे मामलात में, अगर उसकी नीचे टीम में से भी कोई शख्स गड़बड़ करता है तो रिस्पॉन्सिबली आंसरेबल तो हम उसी को कहेंगे। जब अदालत ने उनसे दरियाफ्त किया कि जी वो साइफर किधर है, तो उन्होंने जवाब दिया जी मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी भी होते हैं, तो आप उनसे पूछें या वो जानते होंगे। सो अगर एक शख्स जो है वो ऑर्डर दे के फॉरेन सेक्रेटरी को या मिनिस्टर को वो चीज़ मंगवा रहा है, सो आपके ख्याल में जिम्मेदारी भी उसी पे आयद होती है कि वो जो है इस बात का जवाबदेह हो कि ये मामला कहाँ पहुंचा है, क्या जी किया? जी बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो तो जो भी डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर लेता है उसका रिस्पॉन्सिबल है वो, और वो बल्कि जो कैबिनेट डिसीजन लेती है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसका तो उसके ऊपर तो ज़्यादा बोझ है। सो ये कहना कि जी मैंने अब, क्योंकि साइफर तो मिला नहीं अब ट्रायल में, तो उन्होंने कहा कि जी है ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट के पास तो मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो कहीं तो मिसप्लेस हुआ है या किसी के पास है। और इन्होंने तो फिर जलसे में लहराया भी उसको। सो वो क्या था, वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था या वो सिर्फ सिंबॉलिक था, ये वी डोंट नो दिस। तो ये सारा कुछ तो देखना होगा कि रिकॉर्ड पे भी क्या आया हुआ है, कि वो साइफर गया किधर, कि वो रिकॉर्ड पे था कभी और अच्छा, बाद में। मैंने भी आपसे भी और इरफान कादिर साहब से भी एक सवाल किया था, दोबारा मैं उसको जरा रिफ्रेश करके आपसे कर लेता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त ये सोचे या ये समझे कि किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना ज़रूरी है आइनी तौर पे या रियासत के मफाद में या अवाम आमा के मफाद के लिए, और फिर बाज़ाब्ता तौर पे अगर काबीना उसकी मंजूरी दे दे, क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कानून में, या हम बिल्कुल इसको नहीं कर सकते? सर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में लिखे हुए हैं, तो वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि उसके साथ ये उसके कुछ आज के ऊपर इफेक्ट्स जो इसके आज पे नहीं होंगे, वो कमिंग टाइम्स पे भी होंगे। मसलन आपके जो, अगर आपके इसी केस के सिलसिले को देख लें कि अगर आपके एक मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इससे, और जो कि पड़ा भी है शायद किसी हद तक। तो इस वजह से वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो आप चाहे कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट अप्रूव भी कर दें, तो वो क्योंकि लॉ में मौजूद है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में काफ़ी डिटेल में सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, तो वो आप उनको जो है वो कभी भी पब्लिक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उस सीक्रेट एक्ट ही को तब्दील ना कर दिया अगर उसके अंदर अमेंडमेंट आप करते हैं तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने करना है, वो अमेंडमेंट कर दें आप लॉ के अंदर। जाए। और उसके हुकूमत के अंदर पास इख्तियार नहीं है, आप ये हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है सर, ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। अगर आप उसमें लॉ बदल देते हैं तो बदल दें आप, और जो भी लॉ होगा नया उसके मुताबिक आप बेशक उसको पब्लिक मलिक साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये जो मैटर था इसमें 2 चीज़ें, एक तो मिस यूज़ किया गया पॉलिटिकल पर्पस के लिए, दूसरा ऑफेंस था कि इस पे कोई फॉरेन पावर ने बेनिफिट लिया। अब ये मामला देखना है कि क्या किस तरह ये इस्टेब्लिश हुआ कि फॉरेन पावर ने ये जो सारी एपिसोड थी, जिस तरीके से इस्तेमाल इन 2 शख्सियात ने किया, इससे उन्होंने क्या फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ, ये चीज़ है। तो वैसे जो ये पूरी मामला था, मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, महज़ब मुल्क में इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक ऐसा मामला 2 मुल्कों का, उस पर आप सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग करें और बाद में आप जो है वो उनके साथ मुरासिम भी बनाएं और उनके साथ मामलात भी ठीक रखें, लॉबिंग भी वहाँ करें जाके उस मुल्क में, अपने हायरिंग करें, एक फर्म हायर करें और ये कि हमारी लॉबिंग की जाए, और लोगों के जज्बात और एहसासात को उभारने के लिए आप ये एक नैरेटिव बना लें एब्सोल्युटली नॉट और ये वो। तो मेरा ख्याल है कि ये भी हमें सोचना चाहिए, चाहे जो भी हो, माजी में भी सियासी शख्सियात के साथ में भी कई दफ़ा गलतियाँ हो गई हों, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया कि रियासती जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको दाव पे लगा दिया। एक आखिरी सवाल मलिक साहब आपसे, क्योंकि आप अदालती मामला देखते हैं, रिपोर्टिंग भी उस पर करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं,
अब तहरीक इंसाफ में जो है वकला की खासी तादाद आ गई है जो सियासत भी कर रहे हैं, और कई दफ़ा ऐसी भी खबरें मिलती हैं कि उनके वकला के आपस में भी कोई प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं। अब मुख्तलिफ केसेस हैं उनके, और मुख्तलिफ उसमें जो वकील हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये बात कानूनी तौर पर उनके लिए मतलब जो भी लोग हैं, ग्रीफ पार्टीज़ हैं या जो मुकदमे भुगत रहे हैं, उनके लिए ठीक है कि जो उन्होंने टीमें तैयार की हुई हैं या जो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पर्सनल या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी इस वक्त सामने है? देखें जी, ये भी बड़ा नुकसान हो रहा है पीटीआई को कि प्रोफेशनल वकील उस तरीके से केस नहीं आर्गू कर रहे। बहुत सारे वकील हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जिनके अपने पॉलिटिकल जो है गेंस लेना चाह रहे हैं, वो इनको हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोफेशनल वकील एंगेज नहीं किए गए। यहाँ भी जो है वो जिस तरीके से केस को कंटेस्ट करना चाहिए था वहाँ उस तरीके से नहीं किया गया। और दूसरा जो है कि जिस तरह की चीज़ें की गई हैं, हम देख रहे हैं कि अब ये पीटीआई वाले जो भी, इनको कहीं हमने देखा कि इंटरनेशनल राइट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है जहाँ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो कि जी ये इनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ये खुद हैं जो ये इन्होंने किया है, इनके साथ इन पे कौन बिलीव करेगा जो ये कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इनको अपनी ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी होगी और पॉलिटिकल ऑप्शन चेंज करने होंगे। इस तरह आप कन्फ्रंटेशन करके और गो के आप मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी पावर के साथ आप इस तरह, तो आप अपनी बका नहीं आपकी हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब आपका, बैरिस्टर शफी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम पॉलिसी की जो कल का ईसीसी ने मंजूर की है और उसके मुल्क की मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे। इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा। दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। चौथा सतून की टीम पहुंची है उस शहर और उस जिला में जो पंजाब का आखिरी जिला है। सबसे बड़ा मसला यहाँ का क्या है? साफ पीने का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स अप हो रहा है, तो एक ये मैसिव मुझे मसला नजर आया है लोगों में। अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो लोग वोट भी देंगे। मसला एक को हो तो बताएं, सक्खर का पानी आज तक 15 सालों से नहीं मिला है भी चारों तरफ पानी, सेवरेज नहीं है, रोड नहीं है, गलियों में नालियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वाज़ेह अक्सरियत नहीं किसी जमात को मिलती तो क्या हम इलेक्शंस के बाद आपको फिर से एक देख पाएंगे? हमारी तो कोशिश होगी कि पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट चले, जो जितनी सीटें ले आए वो उसके साथ आके बैठे कि ये वतन हमारा साया है, हमारी पहचान है, इनको बचाओ और हम बचा सकते हैं। जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो कस्में उठाई जा रही हैं, अल्लाह करे कि ये पूरी हों। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के एक इजलास में 2012 की जो पेट्रोलियम पॉलिसी है उसमें तरामीम की मंजूरी दी गई। लेकिन एक नुक्ता यहाँ पे करना बहुत वाज़ेह है कि जो निगरान हुकूमत इस वक्त जो भी तजावीज़ दे रही है वो अगली हुकूमत के लिए ये एक गाइडलाइन है, ये रिकमेंडेशन है कि जब नई पार्लियामान आएगी, नई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, तो वो उस पर अमल दरामद करती है या नहीं करती है, उनका सवाबदीदी इख्तियार होगा। लेकिन जो एक स्पेड वर्क या ग्राउंड वर्क है वो निगरान हुकूमत ने इंजाम देना शुरू किया है और अब ये फैसला यकीनन उनके पास होगा। लेकिन जो पॉलिसी में जो तरमीम अप्रूव की हैं इसके तहत जो हम खाम तेल और कुदरती गैस पर जो बैरून मुल्क से हम दरामद करते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं, उस इन्हिसार को कम से कम किया जाएगा। ये कैसे किया जाएगा ये इसमें बड़े इसका जिक्र किया गया है और ख़ास तौर पर एक नुक्ते पर कि जो बैनुल अक़वामी कंपनियाँ हैं जो एक्सप्लोरेशन करती हैं कुदरती गैस की या पेट्रोलियम की, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी कि वो आएँ पाकिस्तान में
में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करें नए ज़खायर दरियाफ्त करने की। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। सवाल ये कि कोशिशें तो होती रही हैं पाकिस्तान में, बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी यहाँ पे कई दफ़ा आई हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है वो अभी तक हमें मिला नहीं। इसकी क्या वजह कि हम इस पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हैं, या जो कंपनीज आती हैं वो अपने तौर पे अपने एंगल से इस पे काम करती हैं? वजह क्या है? क्योंकि बहुत सी कंपनी, जो पाकिस्तानी कंपनीज भी इस पे काम कर रही हैं, छोटे छोटे ज़खायर दरियाफ्त होते हैं, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिला अभी तक हमें? तो शहजाद, इसकी तीन वजूहात हैं। एक तो वजह है मैक्रो स्टेबिलिटी ना होना पाकिस्तान की। अब मतलब है बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक क्राइसिस आ जाता है, उससे जो एक मैक्रो एम्बियंस है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में, इन द सेंस के जो आपने अपने डिविडेंड्स वापस लेके जाने हो। आपको याद है जब IMF से पहले ज़खायर कम हो गए थे तो हम उनको भी रोक रहे थे। सो एक मैक्रो एम्बियंस है जो हम नहीं क्रिएट कर पा रहे। ये नंबर वन है। कंसिस्टेंटली जब आप बार बार एक क्राइसिस सिचुएशन में आएंगे, जिससे बड़ी मुश्किल से पिछले 6-8 माह से हम निकले हैं, और एक मैक्रो सी आपको दिखाई दे रही है। दूसरी वजह यह कि कुछ प्राइसिंग के इश्यूज रहे हैं आई थिंक, और प्राइसिंग के इश्यूज ये रहे हैं कि हमने उनको शायद वो कीमत ऑफर नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, एंड हम इम्पोर्टेड को तो बहुत कीमत देते रहे, पर हमने लोकल जो कीमत है उसका तयन जो है शायद उस तरह से नहीं किया। और तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में उस तरह का रुझान लोकल कंपनीज़ का भी नहीं रहा, और जो हम ग्लोबल वैल्यू के साथ मिला सकते थे अपनी कंपनीज़ को, वो भी नहीं मिला सके। सो अगर आप इन सारी तरजीहात को देखें, और पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ कोर्स इटसेल्फ हम उस तरह की नहीं क्रिएट कर सके जो शायद एक मैक्रो इंसेंटिव क्रिएट करती। आई थिंक इन द फ्यूचर पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं, जब तक उनको तंजीमें न करके सुई कंपनीज़ की, हमारी जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, एनर्जी सेक्टर की तंजीमें न हो, हमारी नेपरा ओगरा की तंजीमें न हो, असल मसला यह है कि ये ढांचा बहुत मुश्किल में। फिर एक चौथी वजह भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ, और वो ये है कि अगर पेट्रोलियम सेक्टर का सर्कुलर डेट 5,700 अरब होगा, जिसका मतलब है 20 अरब डॉलर के करीब होगा, ये एक पेबल है जो स्टेट पे खड़ा है। ये सर्कुलर डेट एक मिसनोमर सा लफ्ज़ है। सो आपकी जो ऑब्वियसली योर कन्विंसिंग पावर वुड बी लेस, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि हम इस चीज़ से तो बाखूबी आगाह हैं कि हमारे ये जो इम्पोर्टेड फ्यूल है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में, सनतों में, या घरेलू इस्तेमाल के लिए। इसको आप समझते हैं कि इसको रैशनलाइज किया जा सकता है कि सिर्फ उसी जगह पे ज़्यादा फोकस किया जाए जहां से आपको ज़र मुबादला आ सकता है? मिसाल के तौर पर मुश्किल यकीनन होगी, लेकिन क्या ये मुश्किल स्टेप उठाना चाहिए कि ऐसे सार्फिन को उनको अवॉइड किया जाए कि जो सिर्फ इसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई मुल्की मुआशी तरक्की में कोई इसका किरदार नहीं हो रहा? देखिए ना, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हर कोई चाहता है बिजली की कीमत कम हो। अगर मैं बहुत सादा गुफ्तगू करूँ ना, मतलब इससे शायद सादा गुफ्तगू नहीं हो सकती। सो बिजली की कीमत कम करने का एक तरीका ये है कि हम समर में 26,000 मेगावाट और विंटर में 8-9 हज़ार मेगावाट पे आ जाते हैं। अब जब तक हम बिजली की कीमत कम करने के लिए गैस की कीमत को ऐसा नहीं करेंगे कि मैं हीटिंग, गैस कुकिंग और गैस जो अपनी कपड़े धोना, पानी गर्म करना है, गैस गीजर्स, इससे निकलकर बिजली पे आ जाऊं, और आपकी 8,000 मेगावाट की बजाय विंटर डिमांड भी 16,000 पर आ जाए, तो आपकी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है, वो तो 2100 अरब रुपया हर साल देनी ही देनी है। सो ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपको री इंसेंटिवाइज करना है कि जिनके पास क्या फ्यूल जाना चाहिए। फिर नंबर 2, ऑफ कोर्स फ्यूचर पाकिस्तान का जो है इंडिजिनस रिसोर्सेज पे, इसमें भी कोई शक नहीं। लोकल थर कोल को इस्तेमाल करें टू द मैक्सिमम, इसमें मतलब हम इससे निकल नहीं सकते। हम अब सोलर की सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जरा वक्त की कमी। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सारिफीन को इंसेंटिव देना चाहिए, इस चीज़ को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल वो ज़्यादा करें? एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो आरा नहीं है। ये लोगों को बताना पड़ेगा कि सिंगल सोर्स रह जाएगी बिजली ही आपके घर में जो सब काम करेगी। आप यूरोप में जाएं, मेरी हीटिंग भी बिजली से होती है, मेरी कुकिंग भी बिजली से होती है, हर चीज बिजली से होती है, और उसको एफिशिएंटली बनाने लेकिन आप नहीं समझते कि वो माजी से एक जो है चीज इम्प्लांट कर दी गई है कि बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए? आप भी वो पब्लिक मैसेजेस बहुत सुनते होंगे उस पुराने वक्तों में जो वापडा चलाया करता था, तो उस सोच से हमें बाहर निकलना है। शायद हम उसी सोच के मुताबिक रह रहे हैं अभी तक। आप शहजाद एब्सोल्युटली, बिजली आज सरप्लस में है आपके पास। आप आज चाहते हैं कि मार्जिनल, मतलब सस्ती बल्कि ज़्यादा महंगी,
ज्यादा बिजली बेचें और सस्ती करके बेचें ताकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आए। और गैस कम से कम होती जा रही है। 4200 MMCFD गैस आज से पहले प्रोड्यूस होती थी पाकिस्तान में ऑन दी एवरेज 5 साल पहले। आज वो कम होके 2900 MMCFD रही है। तो वो मेरे घर के गीजर में, मेरे घर के हीटर में और मेरे घर की कुकिंग में बिल्कुल जाया ना करें। एफिशिएंट प्लांट से उससे बिजली बनाएं और वो लोगों को दें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। अभी आपने पब्लिक कंजम्पशन की बात की और यकीनन जो हमारी सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, बहुत इसमें मतलब जाहिर बात है ये डीजल या पेट्रोल पे चलती हैं और यकीनन बहुत बड़ा इसमें आपका जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया होता है या इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन इज दिस कि चाहे वो बिजली हो, गाड़ियों के लिए फ्यूल इस्तेमाल हो रहा हो, सो अल्टरनेट ऑप्शन की जो बात करते हैं कि हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या इसके अलावा सोलर पावर एनर्जी है, उसके ऊपर वॉर फुटिंग पे काम हुआ तो नहीं, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा आगे? तो मैं इसकी आम फहम ज़बान में मिसाल हमेशा दिया करता हूँ कि अमीर ममालिक वो हैं जिनमें अमीर आदमी यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर बगैर अपने माइंड को डिस्टर्ब किए हुए कहीं जाना चाहता है। बस हो गई, ट्राम हो गई, ये जो रेल्स होती हैं उनकी वो हो गई, ट्यूब हो गई। और गरीब ममालिक वो हैं जिसमें अमीर आदमी गाड़ी में बैठ के जाना चाहता है। पहले तो ये सोच ही तब्दील कर देनी चाहिए। इसका तरीका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तब ये आलूदगी का, एनवायरनमेंट का और पाकिस्तान में 25% इंपोर्ट बिल जो है वो इस वक्त एनर्जी पे है, तब ये टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का कीमती। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।